हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नेक्स्ट सेशन। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग बना दिया जाए, बोर्ड पे आज की वीडियो रिकॉर्ड की जाए। ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, एडिटिंग के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है और काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। तो इसीलिए हम जैसे वो लैपटॉप वाला वीडियो है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, पर मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं दोनों वीडियो का मिक्सचर देते जाऊँ, बोर्ड वाला प्लस लैपटॉप वाला, ताकि आपका भी कन्वीनियंस बना रहे और मैं भी आपको टाइम से वीडियोज़ प्रोवाइड करती जाऊँ। अब हमारा 12th का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है, तो मैं ट्राई करूँगी कि 11th के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी प्रिपरेशन होता जाए। जो बच्चों का 10th का स्टैंडर्ड खत्म होने आया है वो भी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर सके, और जो बच्चे करंटली 11th में हैं उनको तो ये पढ़ना ही चाहिए, उनको तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ओके, तो आज हम बात करेंगे आपके न्यू टॉपिक एंजाइम्स के बारे में। अब आप एंजाइम्स के बारे में क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं तो ऐसा ही समझूंगी कि आपको एंजाइम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इसीलिए मैं आपको शुरू से सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम टर्मिनोलॉजी के साथ। हमें क्या पता है कि एंजाइम ये जो वर्ड है, एंजाइम ये जो वर्ड है इसके अलग अलग नाम हैं। एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम का एक नाम है बायोकैटलिस्ट और इसी का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल सीजर। एंजाइम के लिए दूसरा नाम कौन सा है? बायोलॉजिकल सीजर। तो एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है कि इसका फंक्शन होता क्या है? चलो तो ठीक है, जिनको आता है वो लोग वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, और जिनको कुछ नहीं पता है तो वो लोग वीडियो देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सीजर या बायोकैटलिस्ट या एंजाइम जो बात हो रही है ये एक्चुअली होती क्या चीज़ है? तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी हुई अलग अलग चीज़ें। हम ऑलरेडी 4 सबसे बड़े बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स आर नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स के क्या यूजेस हैं, कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के 2 एग्जाम्पल कौन से होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। दोनों का डिस्टिंग्विश भी हमने समझा, दोनों के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा, मतलब काफ़ी डिटेल में हमने न्यूक्लिक एसिड की अंडरस्टैंडिंग ली है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंजाइम। एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बिना आप बोल सकते हो कि ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म होना कंप्लीट ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, एंड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म बट फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। जैसे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, हम में, इन सारे प्रोसेसेस के लिए हमको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंजाइम के जो 2 अलग अलग नाम हैं, बायोकैटलिस्ट और बायोलॉजिकल सीजर, ये नाम इसको क्यों दिया गया है? आपने केमिस्ट्री में इतना तो सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में कि कैटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसा केमिकल या ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन खुद उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइकिल, जो गियर वाली साइकिल होती है, नॉर्मल साइकिल भी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। समझो आपको अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है, तो नॉर्मल साइकिल से भी आप अपने स्कूल तक पहुंच जाओगे, और जो गियर वाली साइकिल होती है उस साइकिल से भी आप अपने स्कूल तक पहुंच जाओगे। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा? स्पीड का फ़र्क होगा। जो नॉर्मल साइकिल है अगर वो आपको 10 मिनट में आपके स्कूल तक पहुंचा रही है, तो जो गियर वाली साइकिल होगी जिसमें ज़्यादा स्पीड अप करने की कैपेबिलिटी होती है वो आपको 5 मिनट में स्कूल पहुंचा देगी। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अब यहाँ पे मैंने टाइम ड्यूरेशन बहुत कम कंसिडर किया है, 5 मिनट और 10 मिनट। हमारी बॉडी में या प्लांट्स में या नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अलग अलग प्रोसेसेस होने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो अगर हम एंजाइम का यूज़ करें तो वो घंटों लगने वाले प्रोसेस मिनटों में कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे लंबे लंबे प्रोसेसेस को शॉर्ट और फास्ट कर देते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उसको केमिकल कैटलिस्ट बोलोगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो हम उस कैटलिस्ट को बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हम बायोकैटलिस्ट। बस इतना ही सिंपल लॉजिक था। अब आप सोचोगे मैम इसको बायोलॉजिकल सीजर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीजर का मतलब तो कैंची होता है, तो इधर पे कैंची कहाँ से आ गई? तो बच्चों, जब आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, अंडा खाते हो, मीट खाते हो, जो भी खाते हो,
तो आपके ब्लड में पूरा खाना डिज़ोल्व होता है। लेकिन ऐसे कैसे डिज़ोल्व होता है? आपने जो खाना खाया उसका निवाला इतना बड़ा था, आपने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाला, तो अब वो पूरी रोटी तो पिघलने वाली नहीं है ब्लड में, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे ब्लड तक जाते हैं? तो हमारा ये जो रोटी जिस भी कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, जितने भी इसमें प्रोटीन्स होंगे, जो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे, उस रोटी को हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कट करते हैं। और ये प्रोसेस करने के लिए हमको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको कट करके आप छोटा बना रहे हो, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर। सीजर यानी कि ये बड़े मॉलिक्यूल को कट करके छोटा बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोसेस बायोलॉजी में हो रहा है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वर्ड यूज़ होता है बायो। ओके, तो ये इसको हम बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं एंजाइम्स को, या आप इसको बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे अभी हम थ्योरी जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, मैं आपको ओवरव्यू पहले ही दे रही हूँ। तो एंजाइम की एक खासियत क्या होती है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। यानी कि जैसे हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, आपके घर के ताले की चाबी अलग होगी, आपके पड़ोसी के घर के ताले की चाबी अलग होगी। भले ही आप सेम कंपनी का एक ही ब्रांड का ताला यूज़ करो, फिर भी सेम चाबी दो अलग अलग तालों में नहीं जाएगी, हर एक ताले की चाबी अलग होती है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, नेचर में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अलग एंजाइम्स हैं। मोस्टली देखो, एक चीज़ ना बायोलॉजी में बहुत अलग है। ओके, बायो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कंफर्म बोल सकें। बायो में कभी भी कोई भी चीज़ पलट सकती है। तो इसीलिए जब भी हम बायोलॉजी के टर्म्स में बात करते हैं तो हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्टली। मोस्टली मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल है, जैसे न्यूटन्स लॉ की आप बात करो तो ग्रेविटेशन हर चीज़ में फॉलो होता है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी की बात करो तो बायोलॉजी में ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है जो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होता हो। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होगा, लेकिन एक या दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कुछ हट के प्रोसेस दिखाएंगे। मतलब आपको एक्सेप्शंस हमेशा देखने मिलते हैं। ओके, सो बायोलॉजी में हमेशा याद रखो, आप कभी भी ऑल ये वर्ड यूज़ नहीं करते हो। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफिक, हम कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हम हमेशा बायो में यूज़ करते हैं मोस्ट वर्ड का। ओके, मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस करते हैं। तो हमारे बॉडी में या नेचर में जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, मोस्टली हर बायोमोलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर, मतलब समझो दो बायोमोलिक्यूल है और दोनों को एक ही एंजाइम से काम चल जा रहा है। जैसे समझो होटल में, आप जब होटल में जाते हो तो आपने देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि सारे होटल रूम की एक मास्टर की होती है। तो ठीक उसी तरीके से हर एक बायोमोलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेम एंजाइम काम कर देती है। मतलब इसके ऊपर भी सेम एंजाइम और इसके ऊपर भी सेम एंजाइम, ये दो अलग अलग बायोमोलिक्यूल है, लेकिन इन दोनों के ऊपर सेम एंजाइम काम कर रही है। तो ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी सेम एंजाइम भी काम कर सकती है। एंजाइम का काम क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंजाइम का काम है डाइजेशन करना या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना या रिएक्शन को फास्ट करना। और एक चीज़ याद रखो, एंजाइम खुद कभी यूज़ नहीं होती है, एंजाइम को आप बार बार रिसाइकल कर सकते हो। एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर वो खुद कभी डिग्रेड नहीं होता है, उसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं थ्योरी पढ़ने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल थ्योरी में क्या दिया है उसके साथ। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि हमारी टेक्सचुअल थ्योरी में हमको क्या दिया गया है एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले पैराग्राफ में हमको ये बताया गया है, thousands of different chemical reactions take place automatically at a given time in a tiny living cell। एक छोटे से सेल की अगर हम बात करें तो एक ही टाइम पे कितने अलग अलग रिएक्शंस चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो समझो ये आपका सेल है,
इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। समझो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चालू है, और एमआरएनए से बाहर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस चालू है, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है राइबोसोम्स के अंदर, ओके। तो एमआरएनए बनाने के लिए अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब समझो, इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोसेस चालू होगा। तो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही है, गोल्जी अपैरेटस में अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक इतने से सेल में, एकदम छोटा सा जो सेल होता है, उस छोटे से सेल में टाइनी यानी कि छोटा सा सेल, तो इतने छोटे से सेल में इतने अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चालू हैं, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, thousands of different chemical reactions take place automatically at a given time in a tiny living cell. The reactions take place at the body temperature. अब ये जो रिएक्शन होते हैं, समझो अगर हम ह्यूमन की या एनिमल सेल की बात करें, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में जो भी रिएक्शन होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्रीज या 32 to 37 डिग्रीज सेल्सियस। सो इफ़ दीज एंजाइम्स वर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, इमेजिन करो कि हमारी बॉडी में एक ही टाइम पे इतने सारे अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं। अगर ये एंजाइम्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती तो क्या होता? इफ़ दीज एंजाइम्स वर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, आइदर द रिएक्शंस वुड नॉट अकर, या तो ये रिएक्शंस होते ही नहीं, मतलब एटीपी सिंथेसिस होता ही नहीं, या प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं, या फिर अगर होता, और इफ़ दे अकर, दे वुड अकर एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो हमको यहाँ बताया गया है। आपकी बॉडी में एक ही टाइम पे इतने सारे अलग अलग प्रोसेसेस चालू होते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, तो बात करते करते मेरी बॉडी में कितने सारे मसल्स मूव हो रहे हैं। मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो मेरे मसल और टिश्यू एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जिसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। मेरा दिमाग चालू है तो दिमाग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे मसल, मेरा टंग मूव हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। मेरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मतलब एक ही टाइम पे बॉडी में कितनी सारी एक्टिविटीज़ चालू हैं, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ एकदम अच्छे से हो रही हैं, एकदम स्मूथली हो रही हैं। तो बॉडी एक्टिविटीज़ एकदम स्मूथली हो, इसीलिए क्या ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी के एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करें। अगर एंजाइम नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कुछ कुछ फंक्शंस तो स्टॉप हो जाएंगे, और अगर कुछ फंक्शन स्टॉप नहीं होंगे तो वो फंक्शन इतने स्लो चलेंगे कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ओके, समझो आपको स्कूल पहुंचना था सुबह 7 बजे, लेकिन आप साइकिल को घसीट घसीट के लेके जा रहे हो और आप पहुंच रहे हो 10 बजे, तो कुछ फ़ायदा है क्या? टीचर तो स्कूल में लेगी ही नहीं, क्योंकि टाइम पे पहुंचना होता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स का उतना ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बॉडी को अगर स्मूथली फंक्शन कराना है तो उसके सारे के सारे फंक्शन टाइम पे होने चाहिए। ओके, ऑल राइट। अब हमको यहाँ पे नो द साइंटिस्ट वाले बॉक्स में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, एडवर्ड बुचनेर के बारे में। ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने फर्स्ट एंजाइम एक्सीडेंटली बनाई थी। मतलब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन यानी कि जब आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कोई भी लैक्टोज प्रोडक्ट को फर्मेंट करते हो, यानी किसी सामान को सड़ा देते हो, जैसे अंगूर को सड़ाना, चावल को सड़ाना, दही को सड़ाना, सो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि अल्कोहल प्रोडक्शन होना। फर्मेंटेशन में आपको अल्कोहल मिलता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। तो फर्मेंटेशन करने के लिए एक जो नेचुरल एंजाइम प्रेजेंट होती है वो एक्सीडेंटली एडवर्ड बुचनर ने डिस्कवर की थी। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एंजाइम्स का डिस्कवरी किया था। इट वाज एडवर्ड बुचनर हु एक्सीडेंटली इन्वेंटेड द एंजाइम। ओके, और इन्होंने जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर की थी, Buchner discovered that living cells were not necessary, but that yeast extract could bring about fermentation. He then coined the term enzyme. Enzyme यानी कि in yeast, मतलब ये जब fermentation कर रहे थे, देखो आपने सुना होगा जो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह बनाया जाता है या अल्कोहल ब्रूइंग इंडस्ट्री में ईस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेशन को फास्ट कर देता है। तो बुचनेर करके जो साइंटिस्ट थे, एडवर्ड साइंटिस्ट जो थे जर्मन के, उन्होंने हमको एक चीज़ बोली कि ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो किया जाए।
एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल फंक्शनिंग करना है तो, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट का नाम एंजाइम रखा। एंजाइम का मतलब क्या होता है, EN, एन मतलब इनसाइड, और जाइम यानी कि ईस्ट बोला जाता है। ओके, दिस टर्म इज़ नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल बायोकैटलिस्ट। तो एडवर्ड ने उस टाइम पे ईस्ट की वजह से जो नाम रखा था एंजाइम, आज वो वर्ड हम हर एक बायोकैटलिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी बायोकैटलिस्ट हो, हम उसको नाम देते हैं एंजाइम। जैसे आपने सुना है कि प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होता है, लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए होता है, आपका फेवरेट स्टार्च को ब्रेक करने के लिए अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अब हम किसी भी बायोकैटलिस्ट को एंजाइम के नाम से ही पहचानते हैं। इतना आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़े। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वही पॉइंट्स हमको यहाँ बताए गए हैं। Each enzyme catalyzes a small number of reactions, specifically perhaps only one। मतलब हमको क्या बोला गया है यहाँ पे कि हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ की जाती है। ओके, अब जैसे कि समझो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हम जो खाना खाते हैं, जो पोटैटो हम खाते हैं, उस पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, और आपको पता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे सलाइवा में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है? अमाइलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देती है। क्या देती है? स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है तो हमको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये अमाइलेज एंजाइम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही अटैक करेगी, ना तो ये सुक्रोज के ऊपर अटैक करेगी, ना ये किसी दूसरे पॉलीसैकेराइड के ऊपर अटैक करेगी। यानी स्टार्च के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है। तो ऐसी एंजाइम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंजाइम, जो अपने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक करती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रही हूँ। एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में? सबस्ट्रेट। यानी कि अगर आपकी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च पे अटैक कर रही है तो स्टार्च आपका सबस्ट्रेट हो गया। अगर आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट है, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड आपके पास प्रेजेंट है, तो सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ होगी। तो सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज पे अटैक करेगी तो सेल्यूलोज को सबस्ट्रेट बोलेंगे। मतलब एंजाइम जिस भी बायोमॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करती है उस बायोमॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है? ईच एंजाइम कैटलाइजेस अ स्पेसिफिक स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड परहैप्स ओनली वन। यानी हर एक एंजाइम ज़्यादातर एक ही सबस्ट्रेट के लिए बनी हुई होती है। The substance upon which an enzyme act is known as the substrate। जिस सब्सटेंस के ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करेगा उस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। ये जो एंजाइम्स हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। ये जो एंजाइम्स हैं, इतने देर से हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये एंजाइम्स बनती प्रोटीन से हैं। कैसे बनती हैं ये एंजाइम्स? प्रोटीन से बनती हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो दैट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर। एंजाइम्स अमीनो एसिड से बनती हैं, यानी प्रोटीन्स से बनती हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, क्योंकि कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम का काम नहीं करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या बोल रही हूँ? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ओके, जैसे कि समझो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो मैं एक टीचर भी हूं और ऐसा समझो कि मैं एक एंटरटेनर भी हूं। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि मैं कॉमेडी शोज़ भी करती हूं, ठीक है? तो अब मैं एक टीचर भी हूँ, एक एंटरटेनर भी हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक टीचर एंटरटेनर होता है या हर एक एंटरटेनर टीचर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, so most of the enzymes are made up of proteins but all proteins are not enzymes। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे सेंटेंस हमने क्या देखा कि एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करती हैं उस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स से बनती हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन्स से बनती हैं और ये एंजाइम सेल के अंदर ही बनती हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमको केमिकली लैब में बनाना पड़ता है, बट ज़्यादातर एंजाइम, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स यूज़ होती हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे सेल में ही बनती हैं, हमारी बॉडी में ही बनती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके सेल के अंदर बनी हुई एंजाइम आपके सेल के अंदर ही काम करेगी या किसी दूसरे सेल के ऊपर एक्ट करेगी। यानी कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जैसे समझो आप इंडिया में हो तो
आप बड़े होने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी पॉलिटिशियन या एक्टर बनने के बाद आप अपनी कंट्री में ही काम करोगे कि आप बाहर जाके काम करोगे? अगर आप अपनी ही कंट्री में काम करोगे तो जो एंजाइम जिस सेल में बनी है, अगर वो एंजाइम उसी सेल के अंदर अपना काम करेगी तो उसको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। और जो एंजाइम अपने सेल को छोड़कर किसी दूसरे सेल में काम करती है तो उसको बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। तो देखो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर नोन एज एंडो एंजाइम्स। मतलब जिस सेल के अंदर जो एंजाइम बनी है, अगर वो एंजाइम अपने ही सेल के अंदर काम करेगी तो उसको हम बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट के वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के वजह से प्लांट में फूड प्रोडक्शन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो जो एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रही है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही काम करेगी। जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही काम करती है, एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। एंड इफ़ दे एक्ट आउटसाइड द सेल, और कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो अपने सेल में काम नहीं करती हैं, जिनका अपने सेल में कुछ काम नहीं होता है, जो दूसरे सेल के ऊपर काम करने के लिए बनाई जाती हैं। सो सम एंजाइम्स एक्ट आउटसाइड द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो अपने सेल के अंदर काम नहीं करती हैं, दूसरे सेल में काम करती हैं, तो उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। सो दे आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स रिलीज्ड बाय मैनी फंजाई। आप इसको फंजाई भी बोल सकते हो या फंगी भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में हम इसको फंगस बोलते हैं। ओके, सो बहुत सारे एंजाइम्स आपके ऐसे होते हैं जो खुद के सेल के अंदर भी काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं। सो यू कैन कॉल इट एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स रिस्पेक्टिवली। These enzymes synthesized by living cell retain their catalytic property even when extracted from the cells। मतलब क्या बोला गया है, ये मैंने आपको एकदम पहले बता दिया था कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रिसाइकल किए जा सकते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट हमको दिया गया है, इस लास्ट स्टेटमेंट में हमको यही लाइन बोली गई है, These enzymes synthesized by living cell दे रिटेन देयर कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। रिटेन करना यानी कि फिर से अपने आप को उस लायक बनाना, रिटेन करना यानी रीअब्जॉर्ब करना। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं एक बार काम करने के बाद वो थक नहीं जाते हैं, वो अपने आप को बार बार काम करने के लिए रेडी रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिटेनिंग देयर कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। कैटेलाइट करना या कैटलिस्ट मतलब ब्रेक डाउन करना या रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक बार काम करने से थकते नहीं है, ये बहुत बार काम करते हैं, बहुत बार। ओके, सो दीज एंजाइम्स दे रिटेन देयर कैटेलिक प्रॉपर्टी इवन व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स। आप इन एंजाइम को अगर इनके सेल से बाहर निकाल भी लोगे तो भी ये एक्टिव रहेंगे, बस हमको इनको वो माहौल देना पड़ेगा ताकि ये इनएक्टिवेट ना हो या डीएक्टिवेट ना हो। तो एंजाइम्स को हम अपनी बॉडी से निकाल के अलग से लैब में स्टोर भी कर सकते हैं। इस लाइन का वो मतलब बताया गया है कि अगर आप लिविंग सेल्स के अंदर बनती हुई एंजाइम्स को अपनी बॉडी से निकाल के स्टोर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, मतलब प्रॉपर लेबोरेटरी और केमिकल्स का यूज़ होता है। आपको ये इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया है पक्का, क्योंकि अब तक मैंने स्लो बताया है, अब इसके आगे के पॉइंट्स थोड़ा फास्ट देखते हैं। ओके, ऑल राइट, अब आगे देखिए, आगे हमको क्या बताया गया है, एंजाइम्स के नेचर के बारे में बताया गया है। नेचर यानी कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर हमको केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में क्या बताया जा रहा है, ऑन द बेसिस यानी कि एंजाइम्स के अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एंजाइम्स कैन बी पुट इनटू 2 कैटेगरीज। तो एंजाइम को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन से बनती हैं। तो एंजाइम्स की 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम और दूसरी कैटेगरी है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बनती हैं, कुछ एंजाइम्स कैसी होती हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बनती हैं। उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम, मतलब ये एंजाइम्स अमीनो एसिड से बनेंगी। ओके, और ये एंजाइम मतलब ये बनती एक टाइप के प्रोटीन से हैं और ये एक्ट दूसरे टाइप के प्रोटीन पे करती हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया है प्रोटीएज एंजाइम का। प्रोटीएज एंजाइम खासकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन ये पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
आप सोचोगे पहले एंजाइम बना रहे हैं और फिर वो एंजाइम खुद को डिग्रेड कर रही है, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम्स बनती अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से और वो एक्ट अलग अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर करते हैं। यहाँ पे बस हमको एक एग्जांपल दिया है प्रोटीएज का। सो आपको यहाँ पे समझना क्या है, एंजाइम का केमिकल कॉम्पोजिशन समझना है। जो एंजाइम सिर्फ अमीनो एसिड से बनेंगे यानी सिर्फ प्रोटीन से बनेगी, उस एंजाइम को हम बोलते हैं प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम। और कुछ एंजाइम्स कॉन्जुगेटेड होती हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड यानी कि मिक्सचर एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉन्जुगेटेड इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। तो चलिए कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पर हमको कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में क्या बताया गया है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीनिक ग्रुप टू विच अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच्ड। मैंने अभी आपको बोला कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाना। तो ये एंजाइम मेन प्रोटीन से बनती हैं, लेकिन इन एंजाइम्स के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होता है। अब वो जो एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हुआ है वो मेटल हो सकता है, वो नॉन मेटल हो सकता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम के मदद से बताऊं तो ये आपका मेन एंजाइम मॉलिक्यूल है। इस एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो इसको हम प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है। ये एंजाइम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक होते हैं। देखो प्रोस्थेटिक मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल या एक्सटर्नल या अदर मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक मॉलिक्यूल। तो आपके एंजाइम में वैसे तो एंजाइम प्रोटीन से बनती है, लेकिन प्रोटीन के अलावा अगर कभी कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो उस दूसरे मॉलिक्यूल को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। आगे देखो हमको क्या बताया गया है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली बाउंड, फर्मली यानी कि टाइटली। तो हमारा ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हमारे एंजाइम के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। सो इट इज़ फर्मली बाउंड टू द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, सॉरी बाय केमिकल बॉन्ड्स, एंड इट इज़ नॉट रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। यानी कि ये हमारा जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग अटैच होता है कि इसको आसानी से ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। अगर कभी गलती से ये प्रोस्थेटिक ग्रुप आपने रिमूव कर भी दिया या बाहर से अगर कोई आपके बॉडी में एंटीजन आया या बैक्टीरिया आया और उसने आपके एंजाइम के ऊपर अटैक किया और अगर उस एंजाइम ने आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप ही अलग कर दिया आपके एंजाइम से, तो अब आपका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली बाउंड। आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो आपके प्रोटीन के साथ एकदम फर्मली अटैच होता है कि जिसको हाइड्रोलिसिस करके भी रिमूव ना किया जा सके। हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ओके, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप निकल गया, इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। तो अगर आपके एंजाइम में से अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप निकल गया तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया है पक्का? ऑल राइट। अब कुछ ओल्ड सिलेबस वाली जो बुक्स हैं उनमें ये दो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट्स नए अपडेट किए गए हैं। तो जिनके पास ओल्ड बुक होगी वो लोग ये पॉइंट लिख लो। ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको क्या बताए गए हैं, हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपके एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, मतलब अभी हमने बोला प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बनती है। ओके, तो प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है आपके एंजाइम का उसको हम बोलते हैं अपो एंजाइम। द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, अपो एंजाइम। ओके, मतलब आपका ये जो कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम का स्ट्रक्चर है इसमें से एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको बोलेंगे अपो एंजाइम। और जब इस अपो एंजाइम के साथ आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऐड हो जाता है तो दोनों को मिला के बोलते हैं होलो एंजाइम। अपो एंजाइम विथ प्रोस्थेटिक ग्रुप टुगेदर फॉर्म्स होलो एंजाइम। ये दोनों टर्म एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं और इसका डेफिनेशन भी आता है, तो अच्छे से समझो इसको। आपके एंजाइम को सिर्फ प्रोटीन वाला जो पार्ट होगा एंजाइम का उसको अपो एंजाइम बोलेंगे, और अपो एंजाइम के साथ जब प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऐड हो जाएगा तो उसको होलो एंजाइम बोलेंगे। इतना आपको नेचर समझ में आया है पक्का? अब आगे इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप के कैरेक्टर्स देखेंगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है,
ऑल राइट, तो अब आपको देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। मैंने शॉर्ट में जो पैराग्राफ आपको बताया गया है उसका समरी यहाँ पे लिख दिया है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो हमने क्या बात की कि हमारा जो एंजाइम होता है उसके प्रोटीनेशियस पार्ट को हम बोलते हैं अपो एंजाइम, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये पीजी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम अटैच करते हैं उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को और एंजाइम को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं होलो एंजाइम। तो अब हमको प्रोस्थेटिक ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं थियोरी में क्या दिया है। There are enzymes which require certain organic compounds and inorganic ions for their activity, यानी कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है एक्टिव होने के लिए। ऐसे कुछ गिने चुने ही एंजाइम्स होंगे जो बिना प्रोस्थेटिक ग्रुप के काम कर पाएंगे, वरना ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप के बिना काम नहीं कर सकते। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आपने इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ी है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस पता हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऐड हुए हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप के जगह पे, जैसे कि NAD का फुल फॉर्म हमको क्या दिया गया है, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका फंक्शन क्या होता है वो आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजनेशन का काम करता है यानी रिडक्शन करने में हेल्प करता है। NAD, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ है तो वैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम बोलते हैं कोएंजाइम, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपका कोई इनऑर्गेनिक मेटल आके या इनऑर्गेनिक आयन आके ज्वाइन हो गया है तो उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम बोलेंगे कोफैक्टर। आपको ये नाम याद रखना है बच्चों, कोएंजाइम किसको बोला जाता है और कोफैक्टर किसको बोला जाता है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप को बोला जाता है और कोफैक्टर इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप को बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। The organic compounds that are tightly attached to the protein part are called coenzymes। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके एंजाइम के साथ टाइटली अटैच होते हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कोएंजाइम बोलते हैं। Whereas the inorganic ions which are loosely attached to the protein part are called cofactors। हाँ, एक डिफरेंस याद रखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइट बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के साथ और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच होते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये टाइटली अटैच्ड होते हैं और ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस। ओके, सम ऑफ द ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स आर, आपको एग्जाम्पल का नाम बताया गया है, NAD निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल्स, इनऑर्गेनिक के क्या एग्जाम्पल दिए गए, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज। इसका स्पेलिंग्स आपको दिया गया है। which act as cofactors include magnesium, copper, zinc, iron, manganese, etc. इसमें से जो आयन है, जो Fe2+ है, iron is a cofactor of enzyme catalase, manganese is a cofactor of enzyme peptidase। हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है ये जो आयन है Fe2+, ये कौन से एंजाइम का कोफैक्टर है, कैटलेज एंजाइम का। और ये जो मैंगनीज है, ये मैंगनीज कौन से एंजाइम का कोफैक्टर है, पेप्टिडेज का। कैटलेज और पेप्टिडेज दोनों का क्या फंक्शन होता है, कैटलेज एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है और पेप्टिडेज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में यूज़ होता है। ओके, मतलब कैटलेज एंजाइम का ब्लड के कोएगुलेशन से लेना देना है, वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, वो आप थोड़ा हायर लेवल में जाने के बाद पढ़ोगे ग्रेजुएशन में। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आयन जिस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है उस एंजाइम का काम होता है कैटलेज, मतलब वो एंजाइम को कैटलेज एंजाइम बोलते हैं और उसका काम ब्लड कोएगुलेशन से लेना देना होता है। और मैंगनीज एंजाइम क्या करता है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए उसको पेप्टिडेज बोलते हैं।
ऑफ्टन मेटल्स कोफैक्टर्स आर रिफर्ड टू एज एंजाइम एक्टिवेटर्स। और आधे से ज़्यादा जो मेटल कोफैक्टर्स हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, इनको हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? एंजाइम एक्टिवेटर्स, क्योंकि ये एंजाइम को एकदम से चार्ज कर देते हैं, एकदम से एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये था आपके एंजाइम का इंट्रोडक्शन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन एक बार अगर आपको बेस समझ गया तो अब नेक्स्ट सेशन आपको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एंट्रेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर देना, अपने दूसरे भाई बंधुओं दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अब तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। आपके लिए ऐसे ही हम नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपने अब तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए ज्ञान लैब, और उसमें 4.7 मेंबर्स हैं। ओके, मतलब कुछ 4.7 मेंबर्स हैं, यानी 4,700 मेंबर्स हैं। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने आपको फिजिक्स और बायो के सारे नोट्स दे दिए हैं, सॉफ्ट कॉपी, टारगेट पब्लिकेशन की सारी सॉफ्ट कॉपी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, ताकि आप अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।